तो रिटर्न फाइल करना जीएसटीआर का बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए। तो एज अ लेमैन, अगर कोई छोटा व्यापारी है जिसके पास कोई प्रोफेशनल आप जैसे लोग नहीं हैं, वो क्या अपने इंडिविजुअल बेसिस पे जीएसटी फाइल कर सकता है मंथली बेसिस पे, या उसको? सर बेसिकली अभी करंट में गवर्नमेंट के पास जो है सो 5% का स्लैब है, 12% का स्लैब है, एक 18% का स्लैब है। इनिशियल डे वन से यदि आपको समझ नहीं आ रही तो डे वन से आप किसी कंसल्टेंट को हायर करके आप उसको समझ लो कि कैसे कैसे क्या क्या रिकॉर्ड्स हमको मेंटेन करने हैं। मैं एज ए इंडिविजुअल अगर मैं कोई व्यापार कर रहा हूँ, छोटे लेवल पे व्यापार कर रहा हूँ, और मुझे जीएसटी रिटर्न फाइल करनी नहीं आती है, मैं किसी को हायर करता हूँ, तो उसका चार्टर्ड अकाउंटेंट होना ज़रूरी है, या कोई भी आदमी जिसको जीएसटी रिटर्न? जीएसटी प्रैक्टिशनर भी हैं जिनको चार्टर्ड अकाउंटेंट होना ज़रूरी नहीं है। ये भी नहीं होता। हाँ, ये कोई भी जिसको बारे में नॉलेज रखते हैं, जो पढ़ते हैं, वो अपना फाइल कर सकते हैं। सपोज मैंने जीएसटी नंबर तो ले लिया, मैंने व्यापार शुरू किया, व्यापार चला नहीं है, जो भी वजह से मुझे लॉस हो गया, मैंने व्यापार किया नहीं, तो अब उसमें हर महीने मैं रिटर्न भी फाइल कर रहा हूँ, चाहे ज़ीरो की फाइल कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ। नमस्कार, एक बार फिर से आपका जस्टिस योर ऑर्डर में स्वागत है। उम्मीद है पिछला लॉ टैक्सेशंस के ऊपर जो हमने पॉडकास्ट रिलीज़ किया है वो आपको पसंद आया होगा। जैसा कि मैंने पिछले पॉडकास्ट में ही बताया था कि एक बार दोबारा आपसे मुलाकात होगी, और कुछ चुनिंदा बचे कुचे जो टैक्स की, जीएसटी की, एनसीएलटी की, कुछ ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, हालांकि उनको सिर्फ पॉडकास्ट में कवर किया नहीं जा सकता, बट फिर भी हमारी कोशिश रहेगी कि आपको हम कुछ ऐसे बेहतरीन टॉपिक्स और कुछ इनसाइड स्टोरी जो होती हैं जीएसटी की, वो आपको बताएं, जो मेरे ख्याल से हर व्यापारी, हर लेवल का व्यापारी, चाहे 1 लाख का व्यापार कर रहा हो, चाहे 1 करोड़ का कर रहा हो, सबको इसकी ज़रूरत पड़ती है। आज हमारे साथ फिर से हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत प्रिय मित्र, आज उन्होंने फिर समय निकाला हमारे लिए और हमारे स्टूडियो पे आए हैं। संजय जी, आपका एक बार दोबारा स्वागत है। नमस्कार। और जैसे पिछली पॉडकास्ट में हमने डिस्कस किया था, तो उसी चीज़ को आगे हम और बढ़ाते हैं। पिछली बार हमने इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, सारी चीज़ें डिस्कस करी है। अब आज मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो जनरल सर्विस टैक्स जिसको हम जीएसटी बोलते हैं, अभी हाल ही में सरकार ने इसके स्लैब कुछ कम किए हैं, तो इसमें बहुत सारे लोग, हर व्यापारी इस समय, आप ये समझ लो कि सबके पास एक जीएसटी नंबर है, वे कम्युनिटी, और वो टाइम टू टाइम रिटर्न फाइल कर भी पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। जैसे इसमें जहाँ तक मुझे पता है कि इसमें मंथली रिटर्न भी जाती है, क्वार्टरली भी जाती है, और ईयरली भी जाती है। तो मैं अगर एज ए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, तो मेरे लिए हर मंथली जीएसटी रिटर्न फाइल करना कितना ज़रूरी है, और किस अमाउंट के बाद मुझे करना ही करना है, या एट एट कॉस्ट मुझे हर मंथली रिटर्न फाइल करनी करनी? सर, जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन का जो प्राइमरी क्राइटेरिया है, उसमें 20 लाख और 40 लाख का हाँ, दो स्लैब है। लिमिट्स हैं। हम्म, और वो स्टेट्स पर डिपेंड करता है आप किस स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं। ओके। और उसके बाद आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाता है, आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा। अच्छा। ठीक है। और रहेगी अपने को कि रिटर्न्स के रिगार्डिंग, तो अपने को जीएसटी रिटर्न्स स्लैब्स में बटे हुए हैं। जैसे कि अपना कोई व्यापारी जिसका बिजनेस 5 करोड़ से नीचे है, उसको क्वार्टरली ऑप्शन दिया गया हुआ है, और जो 5 करोड़ से ऊपर का बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए हमको मंथली ऑप्शंस दिए गए हुए हैं। लेकिन जीएसटीआर 1 जिसमें आपने सेल्स की और सर्विसेज की रिकॉर्ड्स को अपडेट्स करते हैं, वो बड़ा कंपलसरी है, और अपने को वो हर महीने ही करना पड़ता है, और चाहे आप क्वार्टरली स्कीम में हो या मंथली स्कीम में हो। इसमें थोड़ा टैक्स पे करने की जो क्वार्टरली स्कीम्स हैं, उसमें थोड़ा आपको लिवरेज है कि यदि आपको लगता है कि हम इसका टैक्स जो है सो अगले मंथ में पे करेंगे या नेक्स्ट मंथ में जमा करेंगे, तो आप उसका उसके हिसाब से आप पार्सली पेमेंट करके आप आगे बढ़ सकते हो, आप रिटर्न फाइल कर सकते हो। ठीक है। तो रिटर्न फाइल करना जीएसटीआर का बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए कि जो कंसेप्ट क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये होता क्या है कि जैसे कि आपने किसी से परचेज करा, कोई मटेरियल आपके पास आया, तो सामने वाला का सेल हो गया,
और आपके लिए परचेज हो गया वो, आपके यहाँ तो वो आ गया। आप अब क्या करोगे जब तक आपने अपने यहाँ उसने रिकॉर्ड नहीं किया, मानो जीएसटीआर में वो डिक्लेयर नहीं किया, तो वो आपके आईटीसी उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। अच्छा, क्योंकि जो वैल्यू एडिशंस हैं जो आपने उसमें ऐड किया, उसी के ऊपर तो आपको टैक्स पे करना है। मान लो आपने 100 रुपये का सामान खरीदा और उसमें आपने 110 10 रुपये का एडिशन करा कोई सर्विसेज में, या उसमें कॉस्ट इंक्रीज करके आप उसको 110 पे पे कर रहे हो, तो जो पास ऑन हुआ है 100 रुपये के ऊपर जीएसटी, जीएसटी जो आईटीसी जो पास ऑन हुआ है, वो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा अनटिल और अनलेस आप उसको अपने रिटर्न में डिक्लेयर नहीं करते हो। ठीक है। तो ये दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, बायर के लिए भी इम्पोर्टेंट है और सेलर के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अपनी अपनी रिटर्न्स में उनके अपनी अपनी रिटर्न्स प्रॉपर और टाइम से हम डिक्लेयर करें, ताकि हम गवर्नमेंट देखिए, होता क्या है कि ये ट्रांजैक्शन बिल्कुल आपको सपोर्ट के लिए काम कर रहा है। आप जब परचेस करोगे या आप कोई सेल करोगे, जब तक दोनों पार्टियां रिकॉर्ड नहीं करेगी अपने बुक्स में, तब तक तो उसका बेनिफिट पास ऑन होना ही होना नहीं है। सही बात है। आपको पता कैसे चलेगा कि सर हमने हमने जो किया उसने आपका टर्न अराउंड हुआ ही नहीं हुआ? तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो ये तो उसका हिस्सा हुआ अपनी वो। तो इसमें मंथली, क्वार्टरली और एनुअली, एनुअली भी कोई सारे एनुअली और क्वार्टरली है। एनुअल में भी वही कंसेप्ट है कि अपने को रिटर्न्स एनुअल जीएसटीआर 9 करके हम लोग को फाइल करना पड़ता है। जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है और जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, उनको एक 9C भी फाइल करना पड़ता है। जब जाके अपने को वो ये रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ता है। बेसिकली वो कुछ होता नहीं है, वो जो आपने टैक्स डिक्लेयर किया हुआ है और कोई सपोर्ट करने का एक यहाँ हर महीने हर क्वार्टर में जो आपने रिटर्न सबमिट किया उसी का एकुमुलेशन है। वो एकुमुलेटेड डाटा आपका कहीं छूट गया, कहीं रह गया या कुछ कमी रह गई, तो आप उसको कंपाइल करके सही करेक्ट कर करके आप गवर्नमेंट को बता दो कि भाई ये हमारा ये डाटा सही है। तो ये एक तरह से देखा जाए तो आपको डाटा को कंपाइलेशन और डिक्लेरेशन का एक मीडियम है, जो आपने ऑलरेडी मंथली कर रहे हैं उसी को एकुमुलेशन करके हमें दिखाना है। तो एज़ अ लेमैन, अगर कोई छोटा व्यापारी है जिसके पास कोई प्रोफेशनल आप जैसे लोग नहीं हैं, वो क्या अपने इंडिविजुअल बेसिस पे जीएसटी फाइल कर सकता है मंथली बेसिस पे, या उसको किसी प्रोफेशनल के पास, सीए के पास जाना ही पड़ेगा? नहीं, नहीं सर, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। यदि आप थोड़ा-सा लिटरेसी रखते हो जीएसटी रिटर्न फाइल करने की, आपको नॉलेज है उसके ड्यू डेट्स के बारे में, उसके डिफरेंट डिफरेंस जो फॉर्म्स हैं, वो फॉर्म्स को यदि आप स्टडी कर सकते हो, उसकी टेक्निकलिटी को समझ सकते हो, तो आप खुद से ही भर सकते हो। जैसे उसमें है कि जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं, तो हमें कौन-सा टैब में सेल्स दिखानी है, कौन-सा एग्जेम्प्टेड सेल है, या हमें बी टू बी दिखानी है कि बी टू सी दिखानी है, इसकी लिटरेसी बेसिक लिटरेसी होनी चाहिए। यदि ये थोड़ा बहुत लिटरेसी आपका समझ है, तो आप अपना रिटर्न खुद से ही बना के अपना सबमिट कर सकते हो उसमें। उसमें कोई इंटरफेरेंस एक्सपर्ट की भाई एक्सपर्ट की ज़रूरत है नहीं। अब एक और एक अहम मुद्दा है जो कई लोग परेशान भी होते हैं कि एक जीएसटी नंबर जिसके पास भी रहता है, वो उसी स्टेट में काम करता है। अगर उसका व्यापार किसी दूसरे स्टेट में भी बढ़ता है, तो वहाँ पे उसको सेपरेट जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा या इसी जीएसटी से? नहीं, नहीं सर, बिल्कुल। यदि आपका मल्टीपल स्टेट्स में बिज़नेस है और आप मल्टीपल स्टेट्स में काम कर रहे हैं, तो हर स्टेट्स में आपको एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। तभी वो आपका जीएसटी का पास ऑन होगा। मतलब आप अपने उस होम स्टेट से अगर दूसरे स्टेट में जा रहे हो, तो वहाँ पे आपको एक नया जीएसटी नंबर नहीं, रजिस्टर करना पड़ेगा। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो कई बार ऐसा होता है कि आदमी यहाँ से सप्लाई करता है दूसरे स्टेट में, तो डायरेक्ट भी अगर वो अपना बिजनेस एक्सपैंड नहीं करता, अपने होम स्टेट से करता, तो वो भी कर सकता है। बट अगर किसी दूसरे स्टेट्स में अपना बिजनेस ग्रो करना है, अपने नए नाम से करना है, तो वहाँ पे उसको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा सर, सेम नाम से भी हैं तो आप जैसे मानो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, आपकी एक यूपी में ब्रांचेज़ हैं, दूसरी ब्रांच आप दिल्ली में खोलना चाह रहे हो, तो दोनों जगह का रजिस्ट्रेशन होना ही होना है। तो अगर प्राइवेट लिमिटेड में भी ये सब जगह जितनी भी चाहे प्रोप्राइटरशिप फर्म हो, चाहे आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, चाहे एलएलसी हो, चाहे किसी भी नेचर का बिजनेस सेगमेंट हो, यदि आप बिजनेस अपने एक स्टेट को छोड़ के दूसरे स्टेट्स में जा रहे हो, तो आपको हर दोनों स्टेट्स में वो बिजनेस के जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा आपको। अच्छा, तो मतलब एक ही कंपनी एक हो सकती है, जीएसटी नंबर हर स्टेट के हिसाब से? हाँ, हर स्टेट्स में वो पैन बेस्ड नंबर होता है, हाँ। वो स्टेट का कोड ऐड हो जाता है और का पैन होता है वहाँ का लोकल जुडिक्शंस का,
जो कोर्स होता है वो उसमें अलग के आपको जीएसटी नंबर और जो जीएसटी रिटर्न कंप्लायंस है वो ऑल ओवर स्टेट सब जगह सेम ही होता है। सेम है, बिल्कुल सेम है, कहीं कुछ वेरिएशन नहीं है। तो अभी इस हाल में गवर्नमेंट ने जीएसटी के पहले मेरे ख्याल से एक आध स्लैब कम कर दिया है। जी, जी। अब जो स्लैब है वो कौन-कौन से स्लैब है? सर बेसिकली अभी करंट में गवर्नमेंट के पास जो है सो 5% का स्लैब है, 12% का स्लैब है, एक 18% का स्लैब है और एक 40% का जो लग्जरियस कार्स हैं उनके लिए हैं अपने पास में। वो 40% जो है वो किस कैटेगरी मतलब कितने स्पेंड पे कितने अमाउंट? तो जो लग्जरियस कारें हैं ना उनके लिए सेगमेंट्स लेके आया हुआ है स्पेशली। जो पहले 28-22% पे हुआ करता था, हमने उसको कन्वर्ट कर लग्ज़री कार वाले लग्जरी कार्स के लिए है। बहुत ही कम लोग होंगे प्रिय। एक्चुअली जितना भी इस समय जीएसटी का बिज़नेस है वो 5, 12 और 18% में ही है ना? तो जैसे कि मंथ हम 5 और 12 नहीं, या 5 और 18 ही मानिए, 12 को भी इन्होंने एकोमोडेट करके 18 पे ही लेके आए, तो 18 पे वो भी कर दो भाई, ऐसे 2 ही स्लैब हैं, 2 ही 5 और 18 है। बीच में शायद एक 8% का भी स्लैब था, वो नहीं वो सब नहीं है। तो जीएसटी नंबर लेने के बाद फिर बारी आती है आपको अपने बिजनेस आइडेंटिटी के हिसाब से आपको बैंक अकाउंट खोलना। तो उसमें करंट अकाउंट खोलने के लिए 2 तरीके के हैं। एक तो या तो जीएसटी से रिलेवेंट आपका करंट अकाउंट हो या एमएसएमई से, वो उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो जीएसटी का जो अकाउंट बैंक खोलते हैं तो उसमें बैंकिंग की क्या रिक्वायरमेंट रहती है? मतलब हम वैसे ही सब जीएसटी नंबर जाके बैंक में जाके अकाउंट खोल लें, जो बैंक अपने तरीके से अकाउंट खोल देता है या उसकी कुछ और? नहीं सर, वो डिपेंड करता है बैंक टू बैंक में, बट जो बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे कि फॉर्म्स की या इंडिविजुअल्स की केवाईसी वगैरह चाहिए, आपका एड्रेस प्रूफ के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपके जीएसटी के राशि सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, और यदि आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो आरसी हो गया, और उसी में जो रजिस्ट्रेशन के जो इनकॉर्पोरेशन सेट नहीं, प्राइवेट लिमिटेड होगी तो मेरे ख्याल से उसको पहले से ही अकाउंट वगैरह होगा दिया ही नहीं सर। आप नए कंपनी भी खोल रहे हो तो उसके लिए भी तो आपको करंट अकाउंट चाहिए ही चाहिए। हाँ, करंट अकाउंट चाहिए होता तो उसमें वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे केवाईसी हो गए, जितने डायरेक्टर्स हैं उनकी केवाईसी हो गई, आपका इनकॉर्पोरेशन का डॉक्यूमेंट हो गया, सारे उसके अपने एड्रेस प्रूफ्स के लिए जो आपके बिजनेस प्रीमाइसेस हैं उसके लिए आपका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए उस प्रीमाइसेस पे, और आपका एमओयू और एमओए जिसमें होता है वो सारे उसको बैंक को चाहिए होता है कि क्या कंपनी क्या काम करे, कैसे काम करे, तो बैंक उसके बेसिस पे अपने अकाउंट खोला। वो सिंपल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फिर बहुत सारा डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती नहीं है, बट ये मोस्टली एक दिन में ये सारे बैंक मोस्टली डिपेंड करता, बट ये ओपन होके अपने आप आ जाता है इसके पास। अच्छा अब एक दूसरी कैटेगरी आती है करंट अकाउंट के लिए, वो आती है एमएसएमई। जी, एमएसएमई की भी वही सेम कंप्लायंस रहती है या जीएसटी को भी मुझे रहती है? सर जो केवाईसी है बेसिक पैरामीटर तो केवाईसी का ही होता है ना, कि जो डॉक्यूमेंट्स को इनकॉर्पोरेट करने के लिए चाहिए एक बैंकर्स को, तो बैंक तो जो डॉक्यूमेंट आपको जीएसटी के लिए लेगा वही डॉक्यूमेंट उसको एमएसएमई के बेसिस पे लेगा। एमएसएमई के बेसिस पे ये है कि आपका टर्नओवर कम है तो सर्टिफिकेट जीएसटी का नहीं मांगता है, बट यदि आप डिक्लेयर्ड हैं कि जी आपका टर्नओवर ग्रोस कर गया है, आप जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो एडिशनल डॉक्यूमेंट जीएसटी का मांगता है, और उसका मतलब अगर कोई एमएसएमई है उसका टर्नओवर कितने 40 लाख से ऊपर जाए तो उसको जीएसटी नंबर चाहिए होता है? हाँ जी, बिल्कुल 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 अच्छा, उससे कम में रह के अगर वो काम करे तो उसको जीएसटी नंबर लेना नहीं चाहिए, ही नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, तो मतलब आदमी जो छोटे लेवल पे काम करे उसके लिए ज़रूरी नहीं कि वो जीएसटी का नंबर ले। हाँ, बिल्कुल, ये आप बोल रहे हैं, ये आप पहले काम भी कर सकते हैं, अपने को सेटल कर जीएसटी नंबर लेना आसान है, फिर उसकी कंप्लायंस जो है वो पूरी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। नहीं सर, ये हम लोगों की मान्यता है कि कंप्लायंस कॉम्प्लिकेटेड है। अब लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इस चीज़ पे जैसे हमें भी कई बार ऐसे सवाल जवाब आते हैं। तो गवर्नमेंट ने कोई रूलिंग्स लेके आई है तो कॉमन मैन के बेनिफिट्स के लिए लेके ही आई है। ये गवर्नमेंट तो लेके आती है बट आम पब्लिक तो ये कहती है भाई सरकार ने इतना हमें काम दे दिया, हम अपना व्यापार करें कि ये रिटर्न फाइल करें। नहीं लेट है, छोटे व्यापारियों ये फाइनेंशियल डिसिप देखिए फाइनेंशियल डिसिप्लिन का बात है। आपको यदि ये पता नहीं है कि हमने कितना सेल किया, कितना परचेज़ किया, वो तो एक लिटरेसी भी दे रहा है आपको। आप 1 महीने में आपने क्या परचेज़ किया, क्या सेल किया, ये आपको नॉलेज नहीं है, तो आप इस बहाने समझ तो रहे हो डाटा को एक्युमुलेट करके, उसको अंडरस्टैंड करके। तो ये तो मतलब करने वाली बात है।
कि आप कैसे किस इनिशिएटिव पे मोटिव अपने को थोड़ा-सा अच्छे प्रोफ़ेशनल तरीके से लाके अगर आप काम करना चाहें, हाँ, अभी ये सब ये चीज़ें सर मैंने देखो, आप बिज़नेस करना स्टार्ट किए, आज आपकी कंपनी छोटी है, कल बड़ी होगी, तो आप जब तक सब चीज़ों को समझोगे नहीं कि क्या-क्या करना होता है, कैसे करना होता है, कब रिटर्न डालनी है, कौन-कौन सा डॉक्यूमेंट रिटर्न में लगता है, क्या-क्या इन्फॉर्मेशन उसमें देनी होती है, ये तो आपको जानना ही चाहिए ना, कि आप एक बिज़नेस रन कर रहे हो। जब ये कम सारे से कम इतना तो पता लगे ना कि मैंने क्या कमाया, क्या खर्च किया मैं, बचा कि नहीं बचा। जीएसटी में कमाने का तो पता नहीं चलता है, जीएसटी में ये है कि आपने क्या खरीदा और क्या बेचा, कौन-सा आइटम्स खरीद रहे हो, किस रेट पे कौन-सा आइटम बेच रहे हो, किस रेट पे बेच रहे हो, आपने किस वेंडर से कितना सा माल लिया, कौन-कौन सा माल आया आपके पास में, वो तो रिकॉर्ड आपके पास होगा ना। और बिल वगैरह प्रॉपर हाँ, बिल वगैरह सारा रखना सीखोगे आप, फाइलिंग करना, बिलों का रिकॉर्ड्स करना कि सारे सीरियल नंबर्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, कोई मिसमैच तो नहीं है। तो ये सब एक धीरे-धीरे क्या आप एक लर्निंग स्टेज में आते हो। जैसे-जैसे आपका बिज़नेस ग्रो होता जाएगा, फिर आप उसको करने लगोगे, फिर आप प्रोफ़ेशनल हायर कर लो या फिर इनिशियल स डे 1 से यदि आपको समझ नहीं आ रही है, तो डे 1 से आप किसी कंसल्टेंट को हायर करके आप उसको समझ लो कि कैसे-कैसे, क्या-क्या रिकॉर्ड्स हमको मेंटेन करने हैं, कैसे-कैसे चीज़ों को करनी होती है। ये तो बिल्कुल मतलब ऐसा है कि कोई सोचने वाली बात है कि आप किस तरह से किस चीज़ को ले रहे हो। एक सवाल ये भी आता है, जो मेरे सामने भी आया है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जैसे कोई जीएसटी रिटर्न अगर मैं एज़ अ इंडिविजुअल अगर मैं कोई व्यापार कर रहा हूँ, छोटे लेवल पे व्यापार कर रहा हूँ और मुझे जीएसटी रिटर्न फाइल करनी नहीं आती है, मैं किसी को हायर करता हूँ, तो उसका चार्टर्ड अकाउंटेंट होना ज़रूरी है या कोई भी आदमी जिसको जीएसटी नहीं, नहीं सर, जीएसटी प्रैक्टिशनर भी हैं जिनको चार्टर्ड अकाउंटेंट होना ज़रूरी नहीं है। रिटर्न नहीं होता? हाँ, ये कोई भी जिसको बारे में नॉलेज रखते हैं, जो पढ़ते हैं, वो अपना फाइल कर सकते हैं। अच्छा, तो उसमें ऐसा तो नहीं कि अगर किसी ने गलत फाइल कर दिया तो अल्टीमेटली फिर उसके ऊपर कोई बात आती है, किसी तरह की पेनल्टी देनी पड़ जाती है? सर गलत फाइल का क्या मतलब है? गलत फाइल तो जो डेटा होगा वही आप फाइल करोगे, या हो सकता है एक बिल छूट जाए या एक बिल गलत चढ़ जाए, यही होगा। हाँ, यही होता है। तो इसका तो अमेंडमेंट का थ्रू है ना, आप अमेंडमेंट का ऑप्शंस है, हाँ, आप उसको आप अमेंड कर लो, उसपे चेंजेस कर लो, नेक्स्ट टाइम में जब भी आप रिटर्न फाइल उसको रेक्टिफाई कर लो। ये तो कोई ऐसा अरे ही ये लोगों की गलत धारणा है कि हर एक चीज़ के लिए आपको सीए की ज़रूरत है ही है। सीए बेसिकली आपका यही रहता है कि एक जो इनकम टैक्स जिसमें ऑडिट रिपोर्ट वगैरह बनती है, जिसमें सीए के सिग्नेचर, उनके डिजिटल सिग्नेचर और जीएसटी के लिए ऐसा कोई कंप्लायंस नहीं, नहीं ऐसा कोई कंप्लायंस। तो आपके हिसाब से जो एक नया व्यापारी है, जो नया बिज़नेस शुरू कर रहा है, उसको ज़रूरी नहीं कि पहले दिन ही जीएसटी ले ले। नहीं, नहीं। एमएसएमई अकाउंट से शुरू कर सकता है। एमएसएमई अकाउंट्स में जो भी अपनी 20, 25, 30 लाख की ट्रांज़ैक्शन साल की अपना बिज़नेस कर सकता है। और जैसा आप बता रहे हो कि जब 40 लाख के ऊपर पहुँच जाए, तब आपको जीएसटी नंबर लेने की ज़रूरत है। 40 लाख तक आते-जाते आपको लेना पड़ेगा, 40 लाख से क्रॉस नहीं होना चाहिए। आप उसके ऊपर तब तक आप अपना बिज़नेस सेटल करो। हाँ, मतलब वही शुरू में 1-2 साल आप आराम से रिटर्न में बिलीव कर सकते हो। आप उसे अकाउंटिंग आपको समझ में आ जाएगी कि जब आप 40 लाख के ऊपर आपका टर्नओवर हो जाए, बिल्कुल आप अपना क्योंकि कई लोग डे 1 से जीएसटी ले लेते हैं, उतना व्यापार होता नहीं है, फिर बाद में कहते हैं, "सर, हमारा इतना व्यापार ही नहीं कि अब जीएसटी नंबर ले लिया।" तो अब इसके बाद एक सवाल ये भी आता है जो कई लोग पूछते भी हैं कि सपोज़ मैंने जीएसटी नंबर तो ले लिया, मैंने व्यापार शुरू किया, व्यापार चला नहीं है, जो भी वजह से मुझे लॉस हो गया। मैंने व्यापार किया नहीं तो अब उसमें हर महीने मैं रिटर्न भी फ़ाइल कर रहा हूँ, चाहे ज़ीरो की फ़ाइल कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ। तो अगर जैसे मैंने जीएसटी नंबर ले लिया, क्या ऐसा हो सकता है कि जीएसटी नंबर वापस गवर्नमेंट को सरेंडर कर दिया जाए कि जो मैं बिज़नेस नहीं कर पा रहा? इसी वजह से बिल्कुल, बिल्कुल गवर्नमेंट के पास ऐसा ऑप्शन है कि यदि आप अपने बिज़नेस को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, किसी कारण से उसमें आपने अपने टारगेट को अचीव नहीं किया है, तो आप उसको डिक्लेयर करके आप उसको सरेंडर भी कर सकते हो। उसमें कोई इशू तो कि फिर आगे की जो कंप्लायंस की जो वो है हाँ, वो तो जो मेजर कंप्लायंसेस हैं, वो तो आपको करने पड़ेंगे। आपको ये बताने पड़ेंगे, जैसे बैंक अकाउंट्स का डिटेल होगा, आपने जो भी साइनिंग अथॉरिटी है, उसको जाके आप तो उसके लिए फिज़िकली जाना होता है या डिजिटली? ओनली एक फॉर्म आता है जीएसटी पोर्टल पे, आप उसको पहले फाइल कर दो। फाइल करके उसमें डिक्लेयर कर दो कि भाई हम डिसकंटिन्यू हो चुके हैं। फिर जब वहाँ से कोई इंक्वायरी आती है तो उसका अप्लाई करो, कि फिजिकल वो बुलाते हैं,
तो आपको जाके उनको सारे डॉक्यूमेंट शो करके उनको पोस्ट करा। तो उस केस में आपको जो बैंक अकाउंट है, बाकी जो चीज़ें वो सब बंद हो जाती हैं जब आप जीएसटी का नहीं, बैंक अकाउंट तो आपको अलग से क्लोज़ कराना पड़ता है ना, क्लोज़ हाँ, अलग अलग से ही आपको क्लोज़ करवाना पड़ेगा। वो आप जैसे डिक्लेयर करोगे कि भई हमने अपना बिज़नेस क्लोज़ कर तो करंट अकाउंट से आप हमारा क्लोज़ कर दीजिए इसमें। अच्छा, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कई कई लोग आप में से ऐसे होंगे जिन्होंने आपने जीएसटी नंबर ले लिया और किसी वजह से अगर आप अपना बिज़नेस नहीं कर पा रहे हो और उसकी ना कर पाने की वजह से भी आपको जो जीएसटी कंप्लायंस है वो रेगुलर करनी पड़ रही है। तो अगर आप चाहो, अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं तो आप रहिए। अगर आपको लगता है कि मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, मैं बिज़नेस नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप, जैसा कि संजय जी ने बताया, आप वापस अपने जीएसटी नंबर को सरेंडर कर सकते हो, गवर्नमेंट को वापस दे सकते हो। तो उसका टोटल प्रोसीजर है, वो आप किसी से भी पता कर सकते हैं। अब एक चीज़ और सामने आती है इसी जीएसटी को लेके कि कई लोगों को ये लगता है कि जीएसटी में हर एक चीज़ एक नंबर में काम करना, तो हम उसमें कैश की ट्रांज़ैक्शन नहीं कर सकते। इसका क्या मिथ है? सर ऐसा नहीं है, कैश और बैंक जो चीज़ आप बोल रहे हैं, आपको क्या है गवर्नमेंट को डिक्लेयर करना है। यदि आपने कोई चीज़ कैश में सेल करे, कोई व्यापारी के पास या कोई परचेज़र के पास वो पैसा नहीं है आपके पास में, वो आपको कैश दे रहा है, तो आप उसको रिसीव करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप रिसीव करिए, रिकॉर्ड करिए, डिक्लेयर करिए। अच्छा, उसमें हम कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं कि आप जो है सो आप कैश में सेल नहीं कर सकते हैं। कैश में ले सकते हैं, उसकी रसीद प्रॉपर दे सकते हैं। मैं तो प्रॉपर रसीद काटिए, प्रॉपर डिक्लेयर करिए और अपने को उसमें कोई इश्यू नहीं है उसका करने में। कैश की हम मतलब रिटर्न वगैरह में हम उसमें हाँ, बिल्कुल आपने कभी कैश रिसीव किया, कैश सेल किया है, तो आपने तो वहाँ से उसकी प्रॉपर रिकॉर्ड रखी, आपने जीएसटी पे किया, इनकम टैक्स डिक्लेयर किया, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप करिए। उसमें जीएसटी में कोई ऐसा मतलब लिमिटेशन नहीं है कि आप कैश के ट्रांज़ैक्शन नहीं कर सकते। उसमें नहीं है, सर्टेन लिमिट के बाद आप नहीं कर सकते, बट इनिशियल स्टेज पे एक सर्टेन टारगेट तक जो अमाउंट है, उस अमाउंट तक तो आप कैश ट्रांज़ैक्शन कर ही सकते हैं। अच्छा, तो दोस्तों, जैसा अभी आपने सुना, मेरे ख्याल से आपके ज़्यादातर जो सवाल हैं उनका जवाब हमने दे दिया होगा। अब हम सोचे जी आगे बढ़ते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे, वो है कंपनी के जो कंपनी, कई लोगों की कंपनी डिफंक्ट हो चुकी हैं और कंपनी को रिवाइव करने के लिए आरओसी से, इनकम टैक्स से बहुत सारी कंप्लाइंस है जिसको पूरी करनी है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने 2016 में एक नया कंपनी लॉ लेके आए जो एनसीएलटी और एनसीएल्टी, जी, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल और नेशनल कंपनी एपीलेट लॉ ट्राइब्यूनल, जी जी। तो इनका क्या रोल होता है एज ए कंपनी? ये तो अभी तक हमने बात करी एज ए इंडिविजुअल्स। कंपनी में क्या प्रोविजंस हैं, चूँकि अभी पीछे कई लाख कंपनियां जो हैं वो डीएक्टिवेट करी गई हैं आरओसी की तरफ से, और उसमें कुछ रिवाइव हुई हैं और ज़्यादातर रिवाइव नहीं हो पा रही हैं। तो एनसीएलटी और एनसीए एनसी पहले हम एनसीएलटी की बात कर लेते हैं। एनसीएलटी तो खैर वो अपीलेट ट्राइब्यूनल है। तो एनसीएलटी में कंपनी में अगर सपोज कोई एक कंपनी है, वो किसी वजह से आरओसी से डीएक्टिवेट हो गई है, उस केस में आप ना कोई बिजनेस कर सकते हो। और मैं ये बात कर रहा हूँ प्राइवेट लिमिटेड की, जी जी, प्राइवेट लिमिटेड हो या लिमिटेड हो, उस केस में एनसीएलटी से हम क्या जाके अपील कर सकते हैं कि हमारी कंपनी दोबारा क्यों चालू करी जाए? क्या रीज़न्स होते हैं जो आप मतलब उस ऑर्डर को हम किस तरीके से चालू सर कर? पहले तो एनसीएलटी में खुद से कोई कंपनियाँ जाती नहीं है। जब वो अपनी कंपनी को रन नहीं करा पाते हैं या कुछ वेंडर कंप्लेंट्स होते हैं, किसी ड्यूज़ को आप क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो ड्यूज़ जो वेंडर्स को कंप्लेन राइज़ करते हैं एनसीएलटीसी को। अच्छा, तो वहाँ पे जाके क्या होता है फिर वो कंपनी से इन्फॉर्मेशन माँगा जाती है कि भई आप क्यों क्यों ऐसा कर रहे हैं? किसी वेंडर को पेमेंट आपने क्यों नहीं किया है? तो वहाँ पे जो प्रमोटर्स होते हैं वो फिर ये बताते हैं कि भई क्या हम जो है सो क्यों नहीं चला पा रहे हैं, क्या दिक्कतें आ रही है? तो वो एक मैकेनिज़्म है। अच्छा, एक मैकेनिज़्म है कि आप अपने बिज़नेस को सही ढंग से चलाएँ, जो भी डिस्प्यूट्स हैं आप उसको क्लियर करा लें। और ऐसी भी कंपनियाँ कोई बंद नहीं होती हैं जल्दी। कंपनियाँ बंद होने का कारण ये है कि आप टाइमली कंप्लायंस नहीं करते हो। गवर्नमेंट हाँ, गवर्नमेंट को कैसे मालूम 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 पड़ा कि आप 4 साल से कंपनी चला ही नहीं रहे हो, कंपनी के वो रिटर्न्स हैं, आपको इन्फॉर्मेशन दोगे, वो इन्फॉर्मेशन अपडेट होगा, तभी तो कंपनी को पता चलेगा गवर्नमेंट को हाँ, ये कंपनी लाइव है।
जब आप रिटर्न ही नहीं डालोगे, कुछ काम ही नहीं करोगे उसके ऊपर में, डिक्लेयर ही नहीं करोगे इन्फॉर्मेशन, तब कंपनी की ये गवर्नमेंट को कैसे मालूम पड़ेगा कि भाई कंपनी लाइव है या कंपनी लाइव नहीं है। तो एक पीरियड आता है, प्रायर नोटिस दे के कंपनियाँ जो आरओसी है वो कॉल करता है, बताता है भाई आप अपनी कंप्लायंस को पूरा करिए, या आप कंप्लायंस नहीं पूरा करे हैं तो फिर हम आपको मतलब आपको ये कंपनी स्ट्राइक अप क्यों नहीं कर दिया, क्यों नहीं बंद कर दिया जाए। आप इसी कंप्लायंस हो, अच्छा स्ट्राइक अप करने से पहले भी कंपनी में कंप्लायंस होना ज़रूरी है। वो तो आपको कंप्लायंस करना ही पड़ेगा। यदि वॉलंटरी गवर्नमेंट ने आपको स्ट्राइक अप कर दिया चूँकि आपने रिटर्न ही फाइल नहीं किया या कोई डिक्लेयर्स इन्फॉर्मेशन नहीं किया, तब तो अलग बात है। बट वो आपको कॉल करते हैं, कॉल करके आपको बताया जाता है कि भई आप क्यों नहीं फाइल कर रहे हैं रिटर्न्स, आप फाइल करिए, आपको टाइम दिया जाता है। तो ऑटोमैटिकली ये सब कुछ नहीं होता है कि हाँ, हम कंपनी बंद हो गई। मतलब अल्टीमेटली एनसीएलटी पे वही मैटर्स आते हैं जो रेगुलर जो डिस्प्यूटेड होते हैं, जिनको वेंडर्स की तरफ से कोई रेज़ क्वेश्चन्स रे मतलब कंपनी खुद नहीं आती, उससे रिलेवेंट जो भी वेंडर्स होते हैं, सप्लायर होते हैं। कई बार कंपनी भी अपने आप को अप्रोच करती है कि हम अपनी कंपनी को नहीं चला पा रहे हैं। हाँ, तो आप बैंकरप्ट भी डिक्लेयर कर देते हैं क्या है? बिल्कुल, ये अब इसकी कि वेंडर्स को हम पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, कुछ इश्यूज़ हैं, तो फिर वो भी एक रिज़ॉल्यूशन मैकेनिज़्म कहते हैं इसको। रिज़ॉल्यूशन मैकेनिज़्म आएगा कि भई हाँ, आप इसको सर्वाइव करिए, इसको आगे बढ़ाइए, कैसे काम करें। बहुत 2-3 कंपनियाँ हैं ऐसी, जो एनसीएलटी में जाने के बाद, ये डिस्प्यूट क्रिएट होने के बाद वो रिवाइव हो गई हैं और आज अच्छा काम कर रही हैं वो। तो ये तो एक फॉर टाइम बीइंग पोजीशनिंग हुई थी कि ठीक है भाई, आप यदि सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप आइए अपने प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व कराइए, और रिज़ॉल्व करा के उसको सॉल्यूशन लेके फिर इसको अपने वापस। कुछ कुछ ऐसी ऐसी कंपनियों के बारे में पता भी लगा है और मतलब एक आम धारणा भी है कि जब कंपनी के ऊपर लायबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, देनदारी ज़्यादा बढ़ जाती है, जी, जी, तो कंपनी अपने आप को इंसॉल्वेंट करने के चक्कर में चली जाती है कि लोगों को कुछ देना ना पड़े। तो उसमें कितनी सच्चाई है? उसमें क्या तरीके हैं इस केस में जिसका पैसा लेना है उसको एक्चुअल में कुछ मिलेगा भी या वो भी नहीं मिलेगा? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अभी किसी का वेंडर्स का पैसा बाकी है और वो जेन्युइन रिकॉर्डेड है, सारा उसके एग्रीमेंट की कॉपी है, प्रॉपर पीओज़ वगैरह सारे रेज़ हैं, तो वो पैसा उसको मिलता है। ऐसा नहीं है कि यदि आपने जेन्युइन ट्रांज़ैक्शंस किए हैं, सारी चीज़ें एज़ पर एग्रीमेंट हैं, देने वाला अपनी बुक्स में रिकॉर्ड किया, वो आपके पास जो रिकॉर्डिंग है, तो वो पैसा मिलता है। अब रह गई बात कि उसकी कैपेसिटी कितनी देने की है, तो डिस्प्यूट यहीं अराइज़ होता है कि भाई यदि आपके पास पे करने की क्षमता नहीं है, तो आप कैसे पे करोगे? तो यही डिस्प्यूट जाके एनसीएलटी में सॉल्यूशन का काम करता है कि भाई बताया जाता है कि भाई हम जो हमारी रिकवरीज़ हैं, वो हमारी लायबिलिटी से कम है, तो आप एक सर्टेन परसेंटेज पे इसको सेटल करो, और वो सर्टेन परसेंट नेगोशिएट करके कुछ नेगोशिएशन का काम होता है, और और नेगोशिएट होके हम काम देते हैं इसको। तो देखा दोस्तों, कानून हर तरह के बने हुए हैं आपके लिए। आप उनका सही तरीके से पालन करिए, सरकार को टैक्स दीजिए और जब आप कुछ सरकार को देंगे तभी आप सरकार से माँगने के हकदार हैं। और जैसा अभी हमने अपने संजय जी के साथ डिस्कस किया कि टैक्सेशंस कितना इम्पोर्टेंट है, जीएसटी रिटर्न फाइल करना कितना इम्पोर्टेंट है, एमएसएमई में आप किस रेंज तक आप बिज़नेस कर सकते हो जिसके लिए आपको जीएसटी नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है। जीएसटी नंबर आप लो तो सोच समझ के लो, ऐसा नहीं हो कि कुछ दिन के बाद आपको रिटर्न करना पड़े। और कोशिश करिए कि आप एक सक्सेसफुल बिजनेस बने जिसके लिए अच्छी प्लानिंग करें, अच्छे लोग अपने साथ जोड़ें और जितने अच्छे से आप प्लानिंग करेंगे आपका पैसा उतना ही सेफ रहेगा। और उम्मीद करता हूँ कि आज का पॉडकास्ट भी आपको पसंद आया होगा और कोई भी अगर आपके मन में शंका रह गई है तो आप हमारे दिए हुए ईमेल आईडी में अपने संपर्क करें, हम आप उसको सही तरीके से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।